हम आते हैं अपने बिंदु पर, विषय पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर। सवाल है क्या है, किस चिड़िया का नाम देशांतर है, हम यह सब देखेंगे। हम पहले एक क्या बना देते हैं, ग्लोब बना देते हैं। ये बेहतरीन ग्रह है, सभी ग्रहों में सबसे शानदार ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी। यहाँ पर आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, रील बना सकते हो, यहाँ पर क्रिकेट चलता है, राजनीति चलती है, युद्ध चलता है, और ये सुविधा और किसी ग्रह पर नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश हमने बताया था आपको यूं होती है, यूं, ये वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड कहलाती हैं। अब हम आज समझने जा रहे हैं देशांतर, ठीक है। तो मैंने एक हल्की सी पृष्ठभूमि देने के लिए आपको बताया, एक बार मैं इसको फिर मिटा देता हूं। चलिए अब मैं शुरू करता हूं आपका देशांतर। मैं एक रेखा पहले खींच देता हूं। अच्छा, इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। या कह सकते हैं ग्लोब पर यूं ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। अब ऐसी रेखाएं खींचो आप बारी बारी, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ऐसे खींचते चले जाइए और ऐसे बनाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस। ये देशांतर रेखा है, ठीक है। इसमें हम एक रेखा ले लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे हमने भूमध्य में ली थी। मान लो हमने इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना है। किसे माना है, मैंने इसे ऐसे इंगित कर दिया, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्या है कि 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, मतलब यह है कौन सी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो 180 इस तरफ है और 180 इस तरफ है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 संख्या है। इसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध और इसे कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या करते हैं, पूरब पश्चिम का विभाजन करती है, जबकि अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती थी। तो ये बात क्लियर रखना, ठीक है। आपके होगी, ये होगी संख्याओं की बात कि कुल संख्या कितनी थी। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसे एक नाम और दिया जाता है, ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, क्योंकि इससे समय तय होता है। बताएंगे कैसे संभव है। अब हम आपको बता दें कि दो देशांतर रेखा है, जो दो देशांतर, ये दो मतलब ये रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। ये होती है आपकी दूरी होती है, याद रखना। तो पूछा जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको बता देना है, क्योंकि अक्षांश की कितनी थी, 32 हटा दो तो केवल 111 किलोमीटर थी, जबकि देशांतर में पॉइंट लगा के 32 लिखना पड़ता है। अब इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो मैंने बता दिया 360, 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पृथ्वी को पूरे देशांतर घूमने में, मतलब 360 डिग्री हम बोलते हैं ना डायमेंशन, घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, है ना। पृथ्वी पूरे देशांतर घूम लेती है। अब सवाल है कि एक देशांतर, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब एक देशांतर अगर यहां से यहां चलेगा तो 4 मिनट। जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं और इसे 4 मान लेता हूं। तो आप 4 के हिसाब से लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, मतलब हम 16 मिनट आगे आ गए। अगर आप 4 नंबर के कहां पर खड़े हैं, देशांतर पर, ठीक है, पूरब में, तो मतलब आप कितने मिनट आगे हैं इस रेखा से, 16 मिनट आगे। ऐसे हम समय की गणना करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कहा जाता है कि एक घंटे में कितने देशांतर पार करती है पृथ्वी, तो वो है 15 देशांतर। कितने, 15 देशांतर पार कर लेती है पृथ्वी एक घंटे में। पूछा जाता है सब, ध्यान रखना कि एक देशांतर पार करने में लगा समय 4 मिनट, एक घंटे में कितने देशांतर, 15, यही पूछा जाएगा वनडे में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनकी जो दूरी है, इसको नाम क्या दिया साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, अय्यर भाई ने, उन्हें नाम क्या दिया, गोरे। क्या दिया, गोरे। इनकी जो दूरी है बीच की, उसको गोरे कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखा में क्या कहा जा रहा था, कटिबंध कहा जा रहा था, ठीक है। उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध। इसकी दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक है आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था, बताइए, भूमध्य
रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो यूं गुजरती है, जो यूं गुजरती है। क्लियर, ध्यान रखना। मैं इसको रेड पेन से दिखाने का प्रयास करता हूं। ये यूं, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर भी तो है, तो सवाल है कि ये दोनों कहां मिलते हैं? कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे? वो आपका जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में दोनों मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काटते हैं? तो अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। तो देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम आशा करते हैं आप समझ पाएंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब पर खींची गई उत्तर से ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से बनाई गई हैं, ध्रुवों को मिला रही होती हैं। इनके बीच की दूरी को आप क्या कहते हो? गोरे कहते हो। ठीक है, एक घंटे में कितनी देशांतर पार करती है पृथ्वी? 15। ठीक है, 4 मिनट में कितनी देशांतर? एक देशांतर को क्रॉस करता है। पूरे देशांतर पृथ्वी कितने समय में घूम लेती है? 24 घंटे में। कुल संख्या इनकी कितनी है? 360 है। ठीक है, दूरी इनकी जो मैंने बताई वो कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री देशांतर है। जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं ना, ऐसे 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। अब 2 वर्ड और हैं, कर्क और मकर संक्रांति। हम इनको भी देख लेते हैं, तो मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए मैं इनको मिटा देता हूं, हाथ से मिटा देता हूं। ये आप संक्रांति भी समझ लो, ये वो संक्रांति नहीं है जो अमूमन जनवरी के माह में आती है। ठीक है, जो हिंदू धर्म के त्योहार से संबंधित है। मैं यहाँ पर ग्लोब बनाता हूँ, माफी चाहेंगे, इसका इंक खत्म हो गया है। ये मैंने क्या बनाया? ग्लोब बनाया। ये मैंने कौन सी रेखा बनाई? भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी से बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण में। इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कर्क रेखा, और इसे कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, और इसे मकर रेखा। तो ध्यान रखना, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमके, कैसा चमके? लंबवत चमके, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं आप? कर्क संक्रांति। जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमके तो उसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। सवाल है स्थिति कब घटती है? 21 जून को। कब घटती है? 21 जून को ये घटना घटती है। अब आते हैं मकर संक्रांति पे, कि मकर संक्रांति कब होती है? जब आपके किस रेखा पर? मकर रेखा पर डायरेक्ट सूरज चमके, तो उसे क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। क्या कहेंगे उसे? मकर संक्रांति। सवाल है कि कब होती है स्थिति? ये होती है आपकी 22 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखना, इन दो तिथियों में क्या पड़ती है? आपकी संक्रांति पड़ती है। 21 जून को क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। अच्छा, इसे उत्तर भारत में एक नाम से और जाना जाता है, बड़ा दिन। क्या कहते हैं? बड़ा दिन कहा जाता है। ठीक है, बड़ा दिन कहा जाता है। तो कब होती है? 21 जून को। मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर संक्रांति। और 22 दिसंबर को ही हम लोग उत्तर भारत में, खासतौर से अपने देश में, क्या कहते हैं कि आज कौन सा दिन है? छोटू वाला दिन है, छोटा दिन है। तो 22 दिसंबर को छोटा दिन भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब विषुव क्या है? मैंने दोनों संक्रांतियां पढ़ ली, कर्क और मकर। विषुव, विषुव वो स्थिति है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा हो। कैसा चमक रहा हो? सीधा चमक रहा हो, तो उसे कहा जाता है विषुव। सवाल है कि स्थिति कब घटती है? मैं इसको भी समझा देता हूं। ठीक है, कि विषुव वाली स्थिति कब आती है? आपने कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति समझी। उम्मीद करते इस मामले में आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। अब विषुव देखो, अब जून, जब सूर्य यहां गया तो जाहिर सी बात है वो यहां से तो गुजरा होगा ना, वो यहां से तो गुजरा होगा। तो वो स्थिति कब होगी? जब सूर्य यहां पर होगा, तो वो आपकी होगी 21 मार्च। कब होगी? 21 मार्च। मैं 21 मार्च को ले रहा हूं। सूर्य कब आया? 21 मार्च को। कहां पर आया? यहां पर आया। ठीक है, तो वो विषुव वाली स्थिति होगी। अब सूर्य चलना शुरू हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून। कब? जून। तो मैंने बताया ना 21 जून। मैंने क्या बताया? 21 जून। 21 जून को कौन सी आ जाती है? आपकी कर्क संक्रांति। अब ध्यान रखना, जून के बाद सूर्य इस रेखा के ऊपर नहीं जाता है। कैसे में? ऐसे में, सीधे में। इसका प्रकाश यहां तक जाएगा, लेकिन सूर्य खुद सीधा नहीं जाएगा। वो थी 21 जून। अब जून के बाद वापस होना शुरू होगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो किस सितंबर को इस पर वापस आ गया? 23 सितंबर को सूर्य फिर से वापस आ गया किस पर? भूमध्य रेखा पर। क्लियर हुआ बात? मैं क्या बोल रहा हूं? इधर गया 21 मार्च को,
वापस आया सितंबर में, इसी को क्या कहा जाता है, विषुव। 21 मार्च को गया यहां से, फिर जून में पहुंचा इधर, वापस आया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 23 सितंबर को इस लाइन को क्रॉस किया, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में यहां भी तो पहुंचना है सूर्य को, तो ये दो स्थितियां हैं, इसी को कहा जाता है विषुव। तो विषुव की घटना कब घटती है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ये तिथियां याद रखें, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे हम और चीजें देखेंगे, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए, स्वागत है आपका। मैंने बोला था आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कहे कि मस्तिष्क गणना की जरूरत नहीं पड़ती। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, मामा आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। बस इतनी बात याद रखना। इसका ठीक उल्टा है, क्या है, चंद्र ग्रहण। सूर्य अपनी जगह स्थिर, इधर भी स्थिर था इधर भी स्थिर था, बस ये दोनों बदल जाते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण वैसी स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, माँ आ जाए, ठीक है, हमारी धरती माँ आ जाए और चंद्रमा पीछे चला जाए, तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कोई बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था देशांतर पढ़ाते वक्त, 180 देशांतर क्या होता है, मैंने बोला था ना 180 इस तरफ होते हैं और 180 इस तरफ होते हैं, जैसे मैंने ऐसे बना दिया था, ठीक है, और मैंने यूं खींच दी थी, यूं 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 यूं, धरती गोल है, यूं घूमती है, तो जो 180वां देशांतर पड़ेगा उसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय आपकी तिथि रेखा, उसे क्या कहा जाता है, 180 देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है समय मानक रेखा, ग्रीनविच लाइन, और 180 को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, देशांतर में छूट गया था। बाकी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और अभी शब्दावली बताऊंगा कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, ठीक है, कटिबंध क्या होता है, वैसे भी अभी भी बता सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चित्र के माध्यम से बता दूंगा आपको कि उष्ण कौन सा क्षेत्र होता है ना, शीतोष्ण कौन सा होता है, उपोष्ण कौन सा होता है, अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वो आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने बताया था कि आपको कुछ क्षेत्र बताएंगे जो हमारी अर्थ पर होते हैं, और इनमें अक्षांश रेखाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। किन अक्षांशों के हिसाब से हम रीजन को डिसाइड करते हैं, तो ध्यान रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें चाहे तालाब हो, नदियां हो, जीव हो, जंतु हो, खेती हो, फसल हो, देश हो, महाद्वीप हो, इनके भी जो भी आ रहा है उसे कहा जाएगा वो कौन सी जलवायु का हिस्सा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का हिस्सा है, जो भी इसमें आएगा, जो भी इस रीजन में आएगा। ठीक है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप इसी में आता है पूरा, इसका मतलब क्या है कि साहब इसी को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है, तो उष्ण से आप समझ गए होंगे, कुछ ऊष्मा टाइप की, हीट टाइप की उष्ण। दरअसल बात यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य एक बार वर्ष में कभी ना कभी सीधा आएगा, इस बीच में कभी ना कभी वो सीधा आएगा, इसीलिए से क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत इसी का हिस्सा है, भारत में इसी जलवायु का हिस्सा है। हालांकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उस पर क्या होना चाहिए था, इसका भी असर होना चाहिए था, लेकिन हिमालय के चलते नहीं हो पाता है। हम आपको समझाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में कैसा क्यों। खैर, अब ध्यान रखना, अच्छा इनको ये भी कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन कर्क और मकर से आपको याद रखना है। अगला देखिए, 35 डिग्री अक्षांश और 45 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे कहा जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाएगा उसे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पूछा जाएगा कि 35 से 45 के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कहलाता है, उपोष्ण कहलाता है, तो उपोष्ण मतलब उष्ण से थोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, तो 35 से 45 के बीच का क्षेत्र ये कहलाता है कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण वाला। अब 45 से 66, ठीक है, 66 के बीच जो आपका क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब यहां से लगभग अब ठंडा इलाका शुरू हो जाता है, ये जो प्रदेश है ठंडे होते हैं,
इन्हीं में आपका अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। इसी कारण ये लोग यहाँ की जलवायु कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठंडी जलवायु होती है, इसलिए ये लोग बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है अक्षांश रेखाओं का, ठीक है। तो 45 से 66 के बीच जो भी क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब 66 से 90 डिग्री, मैंने बोला था कि 90 अक्षांश इधर होते हैं और 90 अक्षांश इधर होते हैं, क्योंकि बीच की लाइन को हमने किससे दर्शाया था, भूमध्य रेखा से। किससे दर्शाया था, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से हमने इसको दर्शाया था। तो 90 इधर और 90 इधर, तो 66 से 90 के बीच का जो क्षेत्र उसे कहा जाता है ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा शीतल इलाका होता है, ये बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है। अब ध्यान रखिएगा, अभी मैंने उत्तर में समझा है, सेम की सेम स्थिति दक्षिण में लागू होती है। मैं क्या कह रहा हूं, सेम की सेम स्थिति दक्षिण में लागू होती है। तो आप अपनी प्रेडिक्शन, अपने मस्तिष्क को इतना विस्तार दीजिएगा कि आप यहाँ की चीज को भी समझ पाए। जो चीज मैंने उत्तर में समझाई वही चीज सेम दक्षिण में लागू हो जाती है, ठीक है। जैसे उपोष्ण, यहाँ भी वही आ जाएगा, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। शीतोष्ण मतलब दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। आपका ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये अक्षांश देशांतर से संबंधित जो भी फैक्ट थे या जानकारी थी वो लगभग पूरी करा दी गई है। परीक्षा के लिहाज से पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लंबा विस्तार दिया जा सकता है, यूपीएससी स्तर का हो या आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर, उस प्रकार की जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत लंबा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इतना काफी है। मैं आपको पूरे भरोसे और दावे के साथ कहता हूं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके प्रश्न घूमेंगे और कई बार तो आपको यहां भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने बताया आपको देशांतर अक्षांश, वहीं तक आपके सवाल जवाब रह जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है, इसकी सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, शेयर कर दीजिए और पसंद आया हो तो कमेंट करिए, और जैसे मैं लगातार कहते रहा हूं कि कोई सुझाव है तो वो भी दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।